हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो ऑनलाइन गुरुकुल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा था नरेशन। इस नरेशन टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से अपन ने स्टार्ट किया था और इसमें 4 स्टेप हैं टोटल, जिसमें लगभग 3 स्टेप आपकी हो चुकी थी। कोमा हटाना हम लोग सीख चुके थे कि कोमा को कैसे हटाया जाता है। थोड़ा सा मैं रिवीजन आपको कर देता हूँ कि कोमा जब हटाएंगे तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखा जाएगा कि अगर सबसे पहले सब्जेक्ट है, हमने आपको 3 नियम बताए थे, उसको एक बार मैं बोर्ड के लिख के बता देता हूँ। कोमा के अंदर अगर सब्जेक्ट है शुरू में तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा, और अगर ये दोनों कंडीशन है तो हम कंजक्शन के रूप में दैट लगाएंगे और सेट टू का टोल्ड कर देते हैं। ये कोमा हटाने का पहला नियम था। बच्चों, अगर वाक्य इंटरोगेटिव है, वाक्य के शुरू में कोमा के अंदर शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब है या डब्ल्यू या कोई मॉडल है, तो हमारा शुरू में यहाँ लिख देते हैं कोई हेल्पिंग वर्ब हो या कोई मॉडल हो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और ये दोनों कंडीशन होने पर बच्चों इफ़ लगाया जाता है कंजक्शन के रूप में, और लास्ट में जो टोल्ड अपन ने किया है सेड टू का, उसके स्थान पर बच्चों आस्क्ड कर देना चाहिए आपको। WH के बारे में आपको बताया था कि यदि शुरू में WH हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, उस WH को वहीं पर कंजक्शन के रूप में लगा देते हैं और सेड टू का आस्क्ड हम लोग कर देते हैं। ये पहले 3 नियम बहुत संक्षिप्त तरीके से आपको समझाया गया था। भाई, अगर सब्जेक्ट कोमा के अंदर है तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा और सेड टू का हम लोग दैट कर देंगे, कोमा को हटाकर दैट लगा देंगे, सेड टू का हम टोल्ड कर देते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल शुरू में है तो निश्चित रूप से लास्ट के अंदर, क्योंकि वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगा और शुरू में अगर मॉडल होगा तो वाक्य इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव वाक्य होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और अगर दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो हम कॉमा को हटाकर इफ लगा देते हैं और सेड टू का आस्क्ड कर देते हैं। और WH हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, उसी WH को कंजक्शन का रूप दे देते हैं और सेड टू का आस्क्ड कर देते हैं। तो ये बच्चों 3 नियम आपको हमने इसको PDF फाइल बना करके दे दी है और इन तीनों को समझा भी दिया है। ये अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो इसके बाद में अपन को जो करना है वो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल से आप लोग बहुत अच्छा समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी ग्रामर में पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये अंग्रेजी की ग्रामर की आत्मा होती है। ये अगर हमारे समझ में ढंग से आ जाते हैं तो अगले टॉपिक, पहला एक टेंस टॉपिक है करेक्ट फॉर्म वाला, एक नरेशन है और एक पैसिव वॉइस है। ये 3 रीढ़ की हड्डी होती हैं, स्तंभ होते हैं अंग्रेजी की। अगर ये बहुत अच्छे आपके समझ में आ गए तो आने वाले हर टॉपिक आपको बहुत अच्छा याद हो जाता है। तो देखो, दूसरा जो नियम था कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, चेंजेज रिलेटेड टू प्रोनाउन, चेंजेज रिलेटेड टू प्रोनाउन, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, ये भी आपको हमने दूसरा नियम भी समझा दिया है। इसमें यह बताया गया था कि 3 कर्ता होते हैं, SON सन बटा 123, ऐसे इसको समझाया गया था आपको। ये कहा गया था कि थर्ड पर्सन हो, ही सी इट दे नेम, तो उसमें कोई परिवर्तन मत करो। सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के पास ले जाओ, फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के पास ले जाओ। लेकिन इसमें कई बच्चों के अभी भी कंफ्यूजन है कि सेकंड पर्सन यू और फर्स्ट पर्सन में आई और वी। इसका मतलब बदलने वाले मात्र 3 करता है, वी अक्सर बदला नहीं जाता है, तो बदलने वाले केवल एक आई हुआ और एक यू हुआ। अगर यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, आई है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, बाकी कर्ता तो बदल ही नहीं जाते। लेकिन इसको अपन एक एग्जाम्पल भी देते हैं। देखिए, जैसे मोहन सेड टू बबीता या रेखा, कुछ भी कर दीजिए। मोहन सेड टू रेखा, इनवाइटेड कोमा चालू, आर यू गोइंग टू स्कूल डेली, आर यू गोइंग टू स्कूल डेली, क्या आप रोज स्कूल जा रही हैं? इस तरह का ये डायरेक्ट स्पीच है।
अब आपको कहा जाएगा, इसको इनडायरेक्ट में बदला, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके चारों में ये कहा जाएगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। निम्न दिए गए वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाओ। सबसे पहले जब इसका आंसर आप लिखेंगे तो इसमें ये देखो कि शुरू में क्या है, आर है। आर क्या है? आर एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है तो लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। और अभी समझाया था शुरू में हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो इफ लगेगा। इफ वहां लगेगा तो सेड टू का आस्क्ड होगा। दो काम अपन करते हैं। मोहन आस्क्ड रेखा, मोहन आस्क्ड रेखा। अब लगाएंगे इफ, ये लगा दिया आपका इफ, मोहन आस्क्ड रेखा। अब ये दो परिवर्तन हो गए हमारे, एक आस्क्ड कर दिया, एक इफ कर दिया। अब तीसरा परिवर्तन मैंने कहा था सबसे पहले कर्ता को पकड़ो, वाक्य में चाहे जो कुछ हो। इफ इन द स्टार्टिंग ऑफ एनी सेंटेंस देयर मे बी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, WH और सब्जेक्ट, बट इन द इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट और प्रोनाउन। वाक्य में जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ करके, और सब्जेक्ट जो नया बदल करके आएगा, अगर चेंजेबल है तो चेंजेबल करेंगे, नॉन चेंजेबल है तो नॉन चेंजेबल रखेंगे। थर्ड पर्सन होता तो नॉन चेंजेबल, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन है। सन बटा 123 को याद करो। सन बटा 123 ये कहता है कि सेकंड पर्सन जाएगा सीधा रेखा के पास। एक बार पुनः मैं आपको इंग्लिश में बोल करके बता देता हूं। इफ देर इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द इन्वर्टेड कोमा, इफ देर इज फर्स्ट पर्सन जस्ट लाइक आई और वी, then we have to go to the subject of the direct speech, and according to subject what is the form of the first person, the same form is written of the subject। ये फर्स्ट पर्सन किस फॉर्म में, वही फॉर्म सब्जेक्ट की लिखेंगे। इफ इन द inverted comma there is second person just like you, then we have to change according to the object, according to the object। if the second person you is in second form, then we have to write the second form of the object। if the second person you is in third form, then we have to write the third form of object। यदि सेकंड पर्सन यू है, ये रहा यू, सीधा ऑब्जेक्ट के पास ले गए। अब ऑब्जेक्ट के पास तो ले गए, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास ले जाकर करेंगे क्या? इसकी कौन सी फॉर्म है यू? अब देखो इसमें आपको एक कंफ्यूजन कर देता हूं मैं दूर। यू योवर यू, यू योवर यू। कई बच्चों के यहाँ दिक्कत होती है कि यू फर्स्ट भी है और थर्ड भी यू है। कैसे पहचाने कि फर्स्ट फॉर्म है एक थर्ड फॉर्म है? भाई सेकंड फॉर्म तो योवर है, वो तो सबसे अलग है दुनिया से, लेकिन फर्स्ट पर्सन भी यू और थर्ड पर्सन भी यू, तो कैसे पहचाने? अगर मुख्य क्रिया के पहले यू है तो यू सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस का मतलब है फर्स्ट फॉर्म में है। बट इफ द सेम यू कम्स आफ्टर मेन वर्ब, इट मीन्स इट इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर ये यू, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, यू गिव मी योर पेन, यू गिव मी योर पेन, यू गिव मी योर पेन के अंदर आप देखिए गिव से पहले यू आ रहा है, गिव मेन वर्ब है, उससे पहले यू आ गया, तो ये सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं आई गेव यू माई पेन, आई गेव यू माई पेन, यहां पर आई सब्जेक्ट है, गेव यू माई पेन, गेव सेकंड फॉर्म में मुख्य क्रिया है, उसके बाद में आ रहा है यू, आई गेव यू। इस वाक्य में यू गेव के बाद में आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है, या मैं कह दूं इट इज इन द थर्ड फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। तो अगर सब्जेक्ट या यू किसी भी मुख्य क्रिया के पहले आता है तो वो फर्स्ट पर्सन के अंदर होता है, लेकिन अगर यही यू मुख्य क्रिया के बाद में आता है तो ये थर्ड फॉर्म के अंदर रहता है। फिलहाल आप देखिए ये गोइंग मैन वर्ब है, भाई गोइंग मैन वर्ब है, मैन वर्ब को तो आईएनजी लगाते हैं। अब गोइंग के पहले यू है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड पर्सन है, फॉर्म फर्स्ट है। अगर गोइंग के बाद में यहां यू आता तो ये थर्ड फॉर्म के अंदर होता।
इसका मतलब अब ये रेखा की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यू गया रेखा के पास, रेखा लड़की है, लड़की के चलते हैं सी हर हर। अब यहाँ पर यू गए रेखा के पास तो यहाँ आएगा सी, इफ सी। अब देखो टेंस है, अभी बताएंगे टेंस के बारे में। इज एम आर चला जाता है वाजवर, तो इफ सी वाज गोइंग, यहाँ पर स्कूल लेकिन अपन भूल गए थे तो यहाँ स्कूल और लगा देते हैं। आर यू गोइंग टू स्कूल डेली, तो इफ सी वाज गोइंग टू स्कूल और डेली, और लास्ट में अपन लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे बनाया जाता है। तो कर्ता बदलने संबंधी, मान लीजिए यहाँ पर यू के स्थान पर अगर आई होता तो सीधा मोहन के पास जाता, और मोहन एक लड़का है इसलिए ही बन जाता है। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पास ले जाओ, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास ले जाओ, थर्ड पर्सन है तो उसको कहीं मत ले जाओ। इस तरह से कर्ताओं को बदलने के नियम है। आज ये दूसरा नियम मैंने पहले आपको समझा दिया है। आज हम तीसरा नियम चालू करेंगे, वर्ब संबंधी या टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम, या मैं कहूँ हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन। तो ये आपका अगला मैं आपको बड़े साफ साफ और बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं कि मुख्य क्रिया में और हेल्पिंग वर्ब में टेंस में क्या परिवर्तन होता है। तो चेंजेज रिलेटेड टू टेंस या चेंजेज रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों तीसरा जो टॉपिक है ये अपन चालू करते हैं, तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो बात है हम चेंज करने संबंधी, वो अभी आपको बड़ी आराम से समझाते हैं। तो तीसरा पॉइंट डाल देते हैं, चेंजेज रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब HVs या फिर टेंस संबंधी परिवर्तन या हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन। देखो अब आपको बताया जाएगा कि हमने जो बताया था कि भाई इजेएमआर का वाजवर कर देते हैं, हैव हैज है तो हेड कर देते हैं। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूं आपको दो भागों में लिख करके, और इस लिस्ट के बाद में आपको ये मालूम हो जाएगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या आए तो उसका क्या कर देते हैं। देखिए ये मैं दो सेक्शन इस तरह से बना लेता हूं, ये एक पेज में दो सेक्शन हो गए। इधर अपन लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच में क्या आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट में आएगा और इनडायरेक्ट में क्या करेंगे। ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर हो गया। अब मैं टोटल जो टेंसेज हैं दो तरीके से समझाऊंगा, एक टेंस के तरीके से, एक डायरेक्ट तरीके से। पहला अंग्रेजी में टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। देखिए बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर आपने कभी पढ़ा हो तो हमें हिंदी से मतलब नहीं है। हिंदी में इसमें ता है, ती है, ते है याद है कि राम जाता है, खाता है, पीता है, वह पढ़ता है, लिखता है, तमाम जो वाक्य हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आते हैं। लेकिन हमें अंग्रेजी की पहचान बतानी है, किसी वाक्य को कैसे पहचाने अंग्रेजी के अंदर। यानी कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोल रहा है, आप कैसे पहचानोगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। इसकी चार पहचान होती हैं। देखिए या तो वाक्य में डू होगा या डज होगा, दोनों में से एक जरूर होगा। डू होगा या डज। डज एक वचन होती है, डू बहुवचन है। जैसे आई के साथ डू आएगा, मैं चाय पसंद नहीं करता हूं तो बोलूँगा आई डोंट लाइक टी। लेकिन मोहन चाय पसंद नहीं करता है तो वो बोलेगा मोहन डज नॉट लाइक टी। अगर वाक्य नेगेटिव है तो डू डज आएगा, लेकिन पॉजिटिव वाक्यों में एम बी फर्स्ट आता है या उसके साथ कई बार एस भी आ जाता है। ये एस सकारात्मक वाक्य, मैं जाता हूं, मैं बहुवचन हूं, बहुवचन कर्ताओं के साथ ना तो एस आता है और ना ही एस आता है। ये एस एक वचन के साथ आते हैं। अगर इसको एक सूत्र में बोलना चाहें तो ही सी इट राम एस आते हैं काम। यानी ही के साथ, सी के साथ,
इट के साथ, और राम से मेरा मतलब है कोई भी एक वचन कर्ता, तो हम बना करके लिख सकते हैं ही सी इट राम, एस आते हैं काम। तो ये ही सी इट और राम के साथ ही, मुख्य क्रिया के साथ ही एस आता है। अगर किसी वाक्य में डू, डज, एम वी फर्स्ट और एम वी फर्स्ट के साथ एस, ये 4 पहचान है। इन 4 पहचान में से एक पहचान 100% आपको आएगा अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इनमें से एक पहचान आएगी, और एक पहचान अगर आ गई तो आप समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सीधा पास्ट इंडेफिनेट में हो जाएगा। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में ये टेंस आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट तो सीधा पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा ये। और पास्ट इंडेफिनेट में हम क्या करेंगे, यानी डू डज हो, एम बी फर्स्ट हो, एम बी फर्स्ट के साथ एस हो, तो उसका या तो हम कर देंगे डिड या हम कर देंगे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। इन दोनों में से एक करेंगे, या तो डिड करेंगे या एम बी सेकंड करेंगे। अब कई बच्चों की दिक्कत आ रही है कि डू डज इन चारों का 2 करेंगे तो डिड कब करेंगे और एम बी सेकंड कब करेंगे। कई लड़के उल्टा याद कर लेते हैं कि डू डज का तो डिड कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड। नो, दिस इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, या मैं ये कह सकता हूं इफ देर इज नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन वी हैव टू ऑल 4 चेंजेस इनटू डिड। अगर वाक्य नकारात्मक है, वाक्य में नॉट है, तो इन सब का उत्तर डिड होगा, और अगर वाक्य में नॉट नहीं है तो इन सब का उत्तर एम बी सेकंड होगा। ये इसका सही उत्तर है। यानी इन सब का डिड कब होगा, जब नॉट वाक्य में है। नॉट नहीं है तो सब सेकंड फॉर्म में बदल जाएंगे। ये डायरेक्ट स्पीच में आएंगे, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बना देते हैं। फिर अपना नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं इज, एम, आर, यही आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर इज, एम, आर आपको सेंटेंस में नजर आ जाए तो सीधा चला जाना पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर बच्चों वाज अथवा वर में से एक आएगा। अगर आपका बदला हुआ सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज कर देना, और बदला हुआ सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो वर कर देना। ये आपका दूसरा था। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें बच्चों क्या होता है, हैव एज आते हैं। अगर आपने टेंस पढ़ा हो, बहुवचन के साथ हैव आता है, एक वचन के साथ है जाता है, और अगर आपका ये नजर आ जाए तो सीधा चला जाना पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट परफेक्ट के अंदर चल जाना, और पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा हैड। इन दोनों का, हैव एज का हो जाएगा हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके अंदर आते हैं हैव, हैज प्लस बीन। अगर हैव एज आ जाए तो हैड कर देना, लेकिन हैव एज बीन आ जाए तो हम भी हैड बीन कर देंगे। इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बच्चों हैड बीन आता है, हैड बीन। ये प्रेजेंट टेंस आपका पूरा हो गया। अब चलते हैं पास्ट टेंस में। मान लो पास्ट टेंस में पास्ट आ जाए, पास्ट का पहला है इंडेफिनेट। अगर पास्ट इंडेफिनेट में आ जाए, क्या आएगा पास्ट इंडेफिनेट, तो आएगी सेकंड फॉर्म, यह आएगा डिड। अगर पास्ट इंडेफिनेट में इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो पास्ट को थोड़ा सा याद करना ढंग से। देखिए पास्ट का क्या लफड़ा है कि यदि पास्ट दिया गया है तो डबल पास्ट होगा। बोर्ड पर आप इनको साफ साफ उतार सकते हैं, क्योंकि एक बार इनको दिमाग में समझना है, उसके बाद उतारना भी है। अगर पास्ट आ जाए तो पास्ट में आपको याद रखना कि
प्रेजेंट तो पूरा पास्ट में बदल जाता है, लेकिन जब पास्ट ही आ गया तो डबल पास्ट करेंगे। डबल पास्ट से मेरा मतलब है पास्ट इंडेफिनेट है, एक नंबर पे हो, 1 का 3 और 2 का 4, यानी 1 नंबर 3 नंबर में हो जाएगा और 2 नंबर 4 नंबर में हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 4। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। जैसे पास्ट इंडेफिनेट में हमारे आता है एमवी सेकंड फॉर्म और डिड, और 1 नंबर है ये, तो 3 नंबर का मतलब पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट, ये आ गया आपका पास्ट परफेक्ट परफेक्ट। और बच्चों पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, ये बड़ा खतरनाक टेंस है बच्चों। इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। इधर देखिए, सेकंड फॉर्म और डिड ये तो आएंगे, ये तो सेकंड फॉर्म आएगी, डिड आएगी, और आपको डिड और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब भी चेंज हो रही है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ। सब में आप देखो, यहाँ था जो फॉर्म आएगी वहाँ कर देंगे, ईजेएमआर के साथ वाजवर हो जाएगा, लेकिन ईजेएमआर के साथ भी आईएनजी आता है तो वाजवर के साथ भी आईएनजी रहेगा। हैव एज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वहाँ भी थर्ड फॉर्म कर देंगे एड के साथ। हैव एज बीन के साथ आईएनजी आता है, वहाँ भी आईएनजी। लेकिन ये टेंस एक ऐसा है जिसमें सेकंड या फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, और अगर मैन की सेकंड फॉर्म आएगी तो है ही, लेकिन हम करेंगे हेड के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। एक बार इसको ढंग से आप उतारिए, फिर इसके बाद में अगला में ये उतारते समय इसको साफ साफ उतारना है और याद करना है। फेयर की कॉपी में नहीं उतारना है, क्योंकि फेयर की कॉपी के लिए तो मैं अलग से डाल रहा हूं, उसको आपको लिखना है। रफ कॉपी में उतार करके आप इनको साफ साफ याद कर सकते हैं। अब देखिए इसको, ये आपका पास्ट हो गया, इसके आगे पास्ट का इंडेफिनेट हुआ ही। अब थोड़ा सा और रह गया, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो देखिए, अगर आ जाए पास्ट नंबर 5 चला गया था, 6 नंबर पे लो, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आपने टेंस पढ़े हो तो पता है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं वाजवर। ये आ गए वाजवर, आईएनजी तो आएगा उसके साथ। डबल पास्ट का मतलब 2 नंबर है कंटिन्यूअस, तो 4 नंबर में बदलेंगे अपन, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चला जाएगा, और इसमें होगा हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, तो उसमें भी आएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा विशेष बातें नहीं है। केवल 2 ही पास्ट के बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस, बाकी 2 को हम नहीं बदलते हैं। अब बच्चों रही बात फ्यूचर की, यानी पास्ट का 2 ही बदलते हैं, प्रेजेंट के 4 बदलते हैं। फ्यूचर में पूरे में अगर आप ढंग से टेंस पढ़ा हो आपने, तो आपने 4 टेंसों के एक बार हेल्पिंग वर्ब को दोहरा लो। फ्यूचर इंडेफिनेट में सेल और विल आते हैं, कंटिन्यूअस में सेल बी विल बी आते हैं, फ्यूचर में सेल है विल हैव आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव बीन और विल हैव बीन आते हैं। यानी सेल और विल शुरू से लेकर लास्ट तक आपके पूरे फ्यूचर के अंदर चलते हैं। अगर हम एक ही बार याद कर लें कि सेल का क्या होगा और विल का क्या होगा, तो आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 नंबर पे आप लिखेंगे सेल आ जाए तो शुड कर देना, और विल आ जाए तो वुड कर देना। तो ये आ गया सेल का शुड और विल का वुड, सेल का शुड और विल का वुड। और लास्ट देखिए, इसके अलावा कोई मॉडल है, मान लो जैसे कैन आ जाए या मे आ जाए, तो कैन का कुड कर देना, सेल का तो शुड और कैन का कुड, और मे का माइट कर देना। ये लो मे का माइट। लेकिन और भी कोई मॉडल आ जाए, मान लो इधर ये 8 हो गया और ये 9। अगर मान लो इधर ही कुड आ जाए, कुड,
या इधर ही वुड आ जाए या और कोई मॉडल आ जाए जो बच गए जो, तो कुड का कुड ही रहेगा और उड का वुड ही रहेगा। ये आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो टेंस संबंधी क्या क्या परिवर्तन होंगे ये आप लोग बोर्ड पर जो साफ साफ लिखा गया था उसको एक बार दिमाग में फिक्स कर लो। अब इसके अपन एग्जाम्पल करते हैं और सारे के सारे एग्जाम्पलों से ये सारी बातें बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। और आज का ये जो पार्ट है हमारा कि टेंस संबंधी परिवर्तन, इसको हम कैसे क्लियर करें, इसको हम एग्जाम्पलों से और क्लियर कर देते हैं और आराम से आपका ये टेंस संबंधी परिवर्तन पूरा हो जाएगा। फिर छोटी छोटी बातें रह गई जो अपना अलग से रोज़ पढ़ाएंगे। तो अब आप थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब स्कूलें धीरे धीरे ओपन की तरफ हो रही है। तो मैं एग्जाम्पल आपको दे करके समझाता हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पलों से हम बात को क्लियर कर लेते हैं। जैसे ममता ने सेड टू हर फादर, ममता ने अपने पिता से कहा आई एम गोइंग, ममता ने पापा से कहा कि मैं तो मेरी कॉलेज जा रही हूँ। आई एम गोइंग माई कॉलेज, ये सिंपल सा वाक्य। ममता ने कहा आई एम गोइंग टू माई कॉलेज, मैं मेरी कॉलेज जा रही हूँ। आंसर कैसे बनाएं देखो कितना, अब तो आपको प्रैक्टिस करो, अब तो मैक्सिमम वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। ममता का ममता हो जाएगा ममता, सेड टू का क्या होगा, वहाँ आई है शुरू में, आई है तो दैट लगेगा, यहाँ टोल्ड हो जाएगा। ममता टोल्ड हर फादर, ममता टोल्ड हर फादर दैट। देखो जब आप लोग वीडियो देखें तो बिल्कुल स्टूल या नीचे बैठ करके पोजीशन लेकर के फिर इसको देखें, मानसिक रूप से तैयार रहें, रफ कॉपी अपने पास रखें और रफ कॉपी में लिख करके इन उदाहरणों को आप भी बनाने की कोशिश करें। एडवांस दिमाग में आंसर होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लेट कर इनको देख रहे हैं या आप लोग इनको चलते हुए देख रहे हैं तो हम उस पोजीशन में नहीं हैं, हम मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हैं। तो हमें मानसिक रूप से तैयार होकर के फिक्स टाइम हो, नहा धो करके हम लोग बिल्कुल एक टेबल पर बैठें, फिर वीडियो देखें, रफ कॉपी हो हमारे सामने, पेन हाथ में हो। अगर इस पोजीशन से हम लोग अगर देखते हैं तो हमारी मनोदशा ही अलग होती है, एक लर्निंग प्रोसेस होती है। आदमी में जिज्ञासा होगी जब भी हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े बड़े मायने रखती हैं। तो देखिए अब ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, अभी आपको बताया था फर्स्ट पर्सन है तो एक कर्ता के पास जाएगा। तो ये आई यहाँ से सीधा ममता के पास आया, ठीक है। अब आई कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है। अब ममता एक लड़की है तो पहली फॉर्म उसकी सी होगी, सी। अब देखो वहाँ आई के साथ एम है, अभी टेंस में बताया था ई जे मार का वाजवर हो जाएगा तो सी और वाजवर आएगा वो, सी एक वचन है तो सी वाज, गोइंग का गोइंग टू, गोइंग टू के बाद में देखो यहाँ गोइंग टू है भाई माई कॉलेज, आई एम गोइंग टू माई कॉलेज, माई कॉलेज। माई एक प्रोनाउन है और आई की सेकंड फॉर्म है माई, लेकिन पर्सन तो फर्स्ट ही है। तो माई सीधी किसके पास आएगी भाई, ममता के पास दोबारा से आएगी, क्योंकि दो प्रोनाउन आई भी है और माई भी है तो आई का तो कर देंगे सी, और माई सेकंड फॉर्म है तो ममता सी की सेकंड फॉर्म में हर, तो आएगा यहाँ टू हर कॉलेज। ये आप देखिए। और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सीमा सेड टू हर ब्रदर, सीमा सेड टू हर ब्रदर वाई डू यू नॉट टीच मी इंग्लिश।
वाई डू यू नॉट टीच मी इंग्लिश, आप मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं। सीमा ने अपने भाई से कहा, आप मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते। अब देखो इसका आंसर कैसे करें। अब प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब सीमा का तो सीमा होगा, सेड टू का क्या होगा, ये देखो वाही है तो यहाँ सेड टू का आस्क्ड, सीमा आस्क्ड हर ब्रदर, सीमा आस्क्ड हर ब्रदर। अब वाही का वाही हो जाएगा। अब देखो वाही के बाद में हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है यू, और यू सेकंड पर्सन है, सीधा भाई के पास जाएगा। भाई एक लड़का है इसलिए ही के रूप चलेंगे। अब यू कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, तो भाई का फर्स्ट क्या होगा, ही, वाही ही। अब देखो 2 नंबर पे सूत्र याद करो, सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। डू है, डू अभी बताया था, डू और डज का होता है डिड, क्योंकि नॉट है वाक्य में, और नॉट है तो डिड नॉट होगा, नॉट नहीं होता तो सेकंड फॉर्म होगा। तो वाई ही डिड नॉट, वाई ही डिड नॉट टीच, वाई ही डिड नॉट टीच मी को लेकर जाओ सीधा सीमा के पास, और मी आई की थर्ड है तो सीमा की थर्ड होगी हर। वाई ही डिड नॉट टीच हर इंग्लिश, फुल स्टॉप। और एक एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे पूजा सेड टू, पूजा सेड टू टीचर, पूजा सेड टू द टीचर, मे आई कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, मे आई कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो। जितने ज़्यादा आप लोग उदाहरण देंगे उतनी ज़्यादा बातें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पलों को सोल्व करने का समय है। आंसर देखिए, पूजा है तो पूजा का पूजा होगा, पूजा अब वही है, शुरू में मैं आ गया, इंट्रोगेटिव वाक्य तो सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। पूजा आस्क्ड द टीचर, पूजा आस्क्ड द टीचर। अब देखो मैं आ गया, मैं शुरू में है, मॉडल है, लास्ट में दूसरा नंबर लग रहा है नियम इफ वाला, तो यहां लगाएंगे इफ। अब सब्जेक्ट पकड़ो आई सीधा जाएगा पूजा के पास, पूजा लड़की है इसलिए सी, इफ सी। अब आएगा मे का बताया था लास्ट में भी माइट, इफ सी माइट कम टू स्कूल, फ्रॉम, और अगला एक वाक्य हम लिखाएंगे टुमारो, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, तो ये था बच्चों आपके टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंसों को याद करो लिस्ट बना करके कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, एक लिस्ट बना करके याद करो, फिर मैक्सिमम आप एग्जाम्पल करो। इनको आप एक बार देख लीजिए। आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, अगले वीडियो के अंदर आपका अगली जो बातें हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों बताई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।